नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में नाटक और एकांकी के 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आया हूं मैं, जिसमें आपको भारतेंदु युग से, प्रसाद युग से, नाटक और एकांकी और उसके बाद के लेखकों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यानी रंगमंच जो स्टेज होती है वो नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए। नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिम बूढ़ा झूठ भविष्य याचक सा, है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। पंक्तियाँ किस रचना की हैं? पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, ये किससे ली गई हैं? संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग, हम भी सिपाही जन्म के। तो ये पंक्तियाँ जो हैं, संशय की एक रात एक रचना है, खंड काव्य, नरेश मेहता जी की खंड काव्य है, इससे ली गई हैं। नरेश मेहता। और अंधेरे में कविता आपको पता है, ये मुक्तिबोध की है, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधा युग, धर्मवीर भारती। और हम भी सिपाही जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये चारों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं बार बार। बालकृष्ण शर्मा नवीन का हम भी सिपाही जन्म के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदुकृत नहीं है? अंधेर नगरी, हठी अमीर, चंद्रावली, सती प्रताप। तो आपको पता है अंधेर नगरी भारतेंदु का है, चंद्रावली नाटिका भारतेंदु की है, सती प्रताप ये इनका अधूरा नाटक है, हठी अमीर जो है इनका नहीं है। हठी अमीर पूछा जा रहा है, नहीं है, तो हठी अमीर भारतेंदु का नहीं है। हठी अमीर प्रताप नारायण मिश्र का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामकुमार वर्मा। तो आपको पता ही होगा, ये औरंगजेब की आखिरी रात जो है रामकुमार वर्मा की एकांकी है। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है, हिंदी एकांकी का जनक, एकांकी का जनक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, अमृतलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद जी। करबला किसका नाटक है? करबला जो है प्रेमचंद जी का है, करबला प्रेमचंद का। एक और नाटक है इनका, संग्राम, याद रखिएगा। मिश्र बंधु का एक नाटक है नेत्रोन्मिलन,
ये पूछा जाता है, नेत्रोन्मीलन। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? पूछा जा रहा है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? हत्या के बाद, अंधी गली, डॉक्टर, नौ प्रभात। तो इसमें से जो अंधी गली है ये एकांकी है, ये उपेंद्रनाथ अस्क की एकांकी है, ये नाटक नहीं है। एकांकी को भी दरअसल नाटकों का एक छोटा रूप माना जाता है, मगर एकांकी और नाटक दोनों अलग अलग विधाएं हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो 3 रचनाएं हैं, डॉक्टर, हत्या के बाद, नौ प्रभात, ये तीनों जो है विष्णु प्रभाकर की, और अंधी गली विष्णु प्रभाकर की नहीं है, उपेंद्रनाथ अस्क की है, उपेंद्रनाथ अस्क की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? प्रबोध चंद्रोदय, शकुंतला, देवमाया प्रपंच, आनंद रघुनंदन। तो इसमें जो आनंद रघुनंदन है, इसे शुक्ल जी और डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। शुक्ल जी और डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने इसे हिंदी का पहला नाटक माना है। ये महाराजा विश्वनाथ सिंह का है, महाराज विश्वनाथ सिंह का। भारतेंदु ने जो है अपने पिता के नाटक नहुस को, भारतेंदु किसे मानते हैं? भारतेंदु ने जो है नहुस को माना है, जो उनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास हैं, उनके द्वारा रचित है, नहुस को मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, ममता कालिया। यहाँ रहना मना है किसका नाटक संग्रह है? ये ममता कालिया जी का है, ममता कालिया जी का है। और इनका एक उपन्यास है दुखम सुखम, दुखम सुखम। इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है 2017 में, व्यास सम्मान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? दुखनी बाला किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास। दुखनी बाला जो है राधा कृष्ण दास की है, और इसका पहले जो नाम था विधवा विवाह था, विधवा विवाह। इनकी एक और रचना है, पूछी जाती है, निसहाय हिंदू, निसहाय हिंदू। और एक है महाराणा प्रताप, ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा, राधा कृष्ण दास की महाराणा प्रताप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? उपेंद्रनाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी, ये भगवती चरण वर्मा की एकांकी है, भगवती चरण वर्मा जी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं?
अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा हुआ गीति नाट्य है, गीति नाट्य। इसमें कुल कितने अंक हैं? 5, 3, 10, 4। इसमें कुल 5 अंक हैं। पहला है कौरव नगरी, कौरव नगरी। दूसरा है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अर्धसत्य। और चौथा है गांधारी का साप, पांचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। ये 5 अंक हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? ये गीत जो है प्रसाद के किस नाटक में संग्रहित है? उर्वशी, अग्निमित्र, एक घूंट, चंद्रगुप्त। देखिए तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सबको एनसीईआरटी एक बार कम से कम पढ़नी चाहिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की तो पढ़ ही लेनी चाहिए कम से कम। अगर 6ठी 7वीं 8वीं की नहीं पढ़ते हैं तो भी कम से कम 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी आपको एक बार, जो कोर्स ए की हैं उनको आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी आपके टीजीटी पीजीटी के किसी भी पेपर में। ये आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में अंतरा उठा के देखेंगे ना, अंतराल 2 पुस्तकें चलती हैं कोर्स ए में, अंतरा, तो उसमें आपको मिलेगा अंतरा में देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। तो जो कार्नेलिया का गीत है वो यही है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया का गीत, कार्नेलिया का गीत। ये चंद्रगुप्त में संग्रहित है, चंद्रगुप्त नाटक में है। और देवसेना का जो गीत है वो स्कंदगुप्त से लिया गया। तो आपको एनसीईआरटी भी एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, 9वीं से 12वीं तक की। अगर 6ठी से 8वीं भी पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आपको एक बार पढ़नी चाहिए। चाहे वो कविताएं हों, चाहे गद्य पाठ हों, आपको सब पढ़ने चाहिए एक तरफ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। ये किसने कहा है भारतेंदु के बारे में कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की? ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, शुक्ल जी का नहीं है, ठीक है। ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क के रचयिता कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, रामविलास शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। ये सारी जितनी रचनाएं मैं लेके आया हूँ आपके सामने आज, जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ सब रिपीटेड हैं, 2-2 3-3 बार कम से कम, अलग अलग बोर्ड के द्वारा अलग अलग। कोई यूपी में भी पूछा गया है, फिर वही प्रश्न डीएसएसबी में भी पूछा गया है,
ऐसे ही कभी हरियाणा में पूछा गया है, कभी यूके उत्तराखंड में पूछा गया है। तो इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-2 3-3 बार कम से कम एक एक प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसी रचनाओं को मैंने आज लिया है, ऐसे स्टेटमेंट्स को लिया है। और काफ़ी टाइम लगता है मित्रों एक वीडियो को बनाने से पहले, उसको सारे क्वेश्चंस को टाइप करने में, और उस पर बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो आप लाइक करने में, शेयर करने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि इससे ही हमारी वीडियोस आगे प्रमोट होती हैं, आगे और लोगों तक यूट्यूब उन्हें रिकमेंड करता है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो काम कर रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाएगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तब। तो कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। कोणार्क किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। इनकी 2-3 रचनाएं और हैं जो बहुत पूछी जाती है। एक है शारदिया, शारदिया। एक है पहला राजा, पहला राजा। रघुकुल रीति, ये बार बार पूछी जाती हैं। रघुकुल रीति, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? बांग्ला से, संस्कृत से, अंग्रेजी से, मराठी से। तो ये जो है संस्कृत से अनुवादित है। संस्कृत में मूल रूप से रत्नावली लिखी गई है। रत्नावली मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है, राजा हर्षवर्धन द्वारा। हर्षवर्धन द्वारा, हर्षवर्धन। और इसका अनुवाद किया है भारतेंदु जी ने। इसे रत्नावली नाटिका भी कहते हैं क्योंकि छोटे रूप में, लघु रूप में है। और भारतेंदु की अनुदित कृतियों में ये अपूर्ण कृति है, जो रत्नावली नाटिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु जी ने किस नाटक कृति की रचना एक रात में की थी? विशस्य विषमौषधम, नीलदेवी, विद्यासुंदर, अंधेर नगरी। ये भी एक बहुत बड़ा खुमार है कवियों का, और बहुत समय से चला आ रहा है। रीतिकाल में आप देखेंगे कि रामचंद्रिका लिखी जाती है एक रात में केशवदास द्वारा। इसी तरह से भारतेंदु जी ने भी एक रचना एक रात में की है। और इसके पीछे तो खैर कारण ये था कि इसका मंचन होना था, और उसके लिए इनको लिख करके देना था जल्दी में। इन्होंने हिंदू नेशनल थिएटर बनारस में मंचित होने के लिए इन्हें नाटक लिखना था, तो इन्होंने इसे एक रात में लिखा था, अंधेर नगरी को। अंधेर नगरी, इसको जो है इन्होंने एक ही रात में इसकी रचना की थी। इसमें कुल 6 अंक हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नील देवी है ये भी भारतेंदु का है, अंधेर नगरी भारतेंदु का है, भारत दुर्दशा भारतेंदु का है। भारत सौभाग्य जो है भारतेंदु का नहीं है, पूछा जा रहा है नहीं है। तो भारत सौभाग्य जो है भारतेंदु का नाटक नहीं है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण, कहीं कहीं बद्री नारायण मिलता है, कहीं कहीं बदरी नारायण मिलता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इनकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब जो है वीडियो को प्रमोट या डिमोट करता है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है, किसी का काम पसंद आता है, तो उसे अप्रिशिएट करिए, ताकि उससे और लोगों की भी हेल्प हो सके, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले।
निम्नलिखित नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है। ये 4 पेयर्स दिए गए हैं, 4 जोड़े दिए गए हैं जिसमें नाटक और नाटककार का नाम दिया गया है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। हमेशा प्रश्नों के अंत में गलत सही और नहीं का ध्यान रखा करिए कभी भी परीक्षा में, क्योंकि यही कंफ्यूज करते हैं। बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस, प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई, राधा कृष्ण दास दुखिनी बाला। तो ये जो नल दमयंती स्वयंवर है बालकृष्ण भट्ट का, ये भी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस, ये भी सही है। प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई, ये कोई रचना नहीं है। मीराबाई कवित्री हैं और इनकी कोई रचना इस नाम की नहीं है। ठीक है। राधा कृष्ण दास का दुखनी वाला है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो सी हो जाएगा। ये कोई रचना इनकी इस नाम की नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तथ्य तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। किसे बताया था मैंने? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखिएगा इसको। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? एक और द्रोणाचार्य किसकी नाटक कृति है? सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्म साहनी। तो एक और द्रोणाचार्य जो है शंकर शेष जी की है। शंकर शेष की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण महानाटक के लेखक हैं। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? रामचंद्र चौहान। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान, केशव, हृदय राम, अग्रदास। ये रामचंद्र हो गया था, इसे मैंने करेक्ट कर दिया अब। और इसका सही आंसर भी यही है, प्राणचंद्र चौहान। रामायण महानाटक किसकी रचना है? प्राणचंद्र चौहान की है। और केशव दास की रामचंद्रिका आपको पता ही है, फेमस है रामचंद्रिका। और इसी रामायण महानाटक से मिलती जुलती रचना है हृदय राम की हनुमान नाटक। हनुमान नाटक। और अग्रदास की है ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी, याद रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। ये कबीरा खड़ा बाजार में जो है भीष्म साहनी का नाटक है। भीष्म साहनी का। इनका एक और नाटक है हानूस। हानूस बहुत फेमस है। और एक है माधवी। माधवी, मुआवजे। याद रखिएगा, ये सब पूछी जाती हैं रचनाएं, घुमा फिरा करके इनका नाम पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियोस में टाइपिंग का एरर कम से कम हो, मगर कभी कभार एक आध चीज़ें काम करते करते छूट जाती हैं। अकेले काम करना है, अकेले टाइप करना, अकेले चेक करना है, तो जो गलतियाँ होती भी एक आध कभी कभार स्किप हो जाती हैं। मतलब हम देख कर भी पकड़ नहीं पाते हैं। अगर कोई दूसरा अगर उसे पढ़ता है तो शायद वो पकड़ में आ जाती हैं, अपने से शायद नहीं पकड़ में आती हैं। जब दोबारा हम जब उसको रिकॉर्ड करने बैठते हैं तभी वो पकड़ में आती हैं, छोटी मोटी गलतियाँ। तो एक आध तो चलता है। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अस्क, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? यह है मोहन राकेश का। मोहन राकेश का। इनकी एक और कृति है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें जैसे एक तो है आधे अधूरे। ये भी बहुत फेमस है, आधे अधूरे।
आधे अधूरे, आ नहीं है, आ है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये कालिदास के ऊपर है, आषाढ़ का एक दिन। और ये जो है पारिवारिक कलह, विपन्नता और संबंधों के विच्छेद वगैरह से लेकर पति पत्नी के मनमुटाव से संबंधित कहानी है, आधे अधूरे। और इनकी एक एकांकी है, अंडे के छिलके। ये भी बहुत अच्छी एकांकी है, अंडे के छिलके। इसको आपको पढ़ना चाहिए, ये भी 11th या 12th के NCERT में आपको मिल जाएगी, अंडे के छिलके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस लहरों के राजहंस का जो आधार ग्रंथ है वो है अश्वघोष का एक ग्रंथ है, महाकाव्य है, सौंदरानंद। इसी के आधार पर इसकी लहरों के राजहंस की रचना हुई है। ये महाकाव्य है अश्वघोष का महाकाव्य, इसी के आधार पर लहरों के राजहंस की रचना हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा विश्व प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह। तो ये राजा विश्वनाथ सिंह की रचना है, महाराज विश्वनाथ सिंह की आनंद रघुनंदन। इसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटक माना है। और ये ब्रज में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, समस्या का अंत, भोर का तारा। एकांकी संग्रह पूछा जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर जी का, तो इनका एकांकी संग्रह है भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर जी की एक NCERT में एकांकी लगी हुई है 9th क्लास में शायद, जगदीश चंद्र माथुर जी की रीढ़ की हड्डी, इसको आपको पढ़ना चाहिए, भी बहुत अच्छी एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी, 9th क्लास की NCERT में मिल जाएगी आपको, कृतिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9th में 2 किताबें चलती हैं, क्षितिज और कृतिका, 9th 10th में, और 11th 12th में अंतरा और अंतराल। और एक चलती है वो क्या नाम है उसका, अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें पत्रकारिता वगैरह और रचनाओं से संबंधित, जैसे कविता कैसे लिखी जाती है, निबंध कैसे लिखा जाता है, टीवी प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, ये सब लेखन से संबंधित विषय, अभिव्यक्ति से संबंधित टॉपिकों की बहुत अच्छी किताब है, अभिव्यक्ति और माध्यम। जो भी लोग NCERT से नहीं पढ़े हैं, NCERT की किताबों से, मान लीजिए यूपी बोर्ड में पहले नहीं चलती थी, जो लोग पहले के पढ़े हुए हैं यूपी बोर्ड की किताबों से, उनको एक बार NCERT ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए 9th to 12th। इससे आपकी बहुत हेल्प होगी हिंदी की तैयारी में, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके लिए आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में NCERT की एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो ऐप जो है आपको उसमें सारी किताबें मिल जाएंगी, 6ठी से लेकर के 12वीं तक की निःशुल्क। आप एक बार उसको डाउनलोड कर लेंगे, रोज़ रोज़ उसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार डाउनलोड करके सेव कर लेंगे तो वो अपने आप सेव रहती है, अब चाहे जब पढ़ सकते हैं उसे। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आँखें के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो ये एकांकी संग्रह जो है रामकुमार वर्मा जी का है, पृथ्वीराज की आँखें, एक रामकुमार वर्मा जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं?
अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? ध्रुवस्वामिनी को। प्रसाद जी की जो रचना है ध्रुवस्वामिनी, इसे कहते हैं। इसका भी विषय जो है संबंध विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या है। संबंध विच्छेद और पुनर्विवाह। इसका मूल जो है विषय है, इसी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ परिवार का वर्णन किया? गायकवाड़ का वर्णन किया। भारत दुर्दशा, विषस्य विषमौषधम, नीलदेवी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। तो ये है विषस्य विषमौषधम। ये जो है एक प्रकार का भाण कहते हैं। भाण एक पात्रीय नाटक होता है ना, भाण, उस विधा की रचना है, नाटक के अंतर ही गिनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। जैसे को तैसा नाटक जो है गोपाल राम गहमरी जी का है। गहमरी जो इनके नाम में लगा हुआ है, ये गाजीपुर का एक गांव है। गाजीपुर मेरा भी ज़िला है। वहाँ गहमर नाम का एक गांव है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा गांव, वहीं से ये बिलोंग करते थे गोपाल राम गहमरी। उनकी रचना है जैसे को तैसा। गोपाल, एशिया का सबसे बड़ा गांव। गाजीपुर में गहमर। गोपाल राम गहमरी जी को इनके जासूसी उपन्यासों के लिए और जासूस पत्रिका के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। पूछा जा रहा है कि आधे अधूरे नाटक का जो मूल कथानक है उसका विषय क्या है। तो जो आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का, इसका जो मूल कथानक है उसका विषय जो है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों की में कटुता एवं रिक्तता है। ये तीसरा ऑप्शन सही है, सी वाला, और बाकी ये सब गलत है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस हफ्ते में आपको 2 से 3 मिलते रहेंगे। दरअसल इधर कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से 2 हफ्ते से काफ़ी डिस्टर्ब था काम। अब आगे कोशिश मैं करूँगा कि आपको 2 से 3 वीडियोस जो है ज़रूर दे दूँ। और अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ। इसके बाद मैं बाकी जो कंटेंट है वो भी धीरे धीरे अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आदमी आज के समय में अपना रोज़गार करते हुए, अपनी जॉब करते हुए सब करना कितना मुश्किल है, मैनेज कर पाना समय को। आप भी आएंगे जब नौकरी में तो देखेंगे कि कितना समय आपको मिल पाता है, कितना आप दूसरे कामों में लगा पाते हैं। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कैसी ही और वीडियोस के साथ। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरी पिछली वीडियोस आप मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है हिंदी टीजीटी पीजीटी के नाम से, देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अगर सटीक रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, जहाँ की भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो बहुत ही कम मेहनत में टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बाकी सिलेबस आप अगर अपनी परीक्षा का अपने पास रखेंगे तो आपकी तैयारी और आसान हो जाएगी। और लिख करके पढ़ने की कोशिश करिए। जो भी एग्ज़ाम आप अपीयर होने जा रहे हैं, जो भी आप 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 30 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप अगर उसे लिख करके पढ़ रहे हैं तो आप उसे परमानेंट कर रहे हैं, समझ लीजिए, अपनी मेमोरी में। इसका इतना इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत कम समय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लिख करके पढ़ने की आदत डाल लेंगे। सिर्फ कथा सुनेंगे तो कथा सुनी हुई याद नहीं रहती, बहुत कथाएं हम सुनते हैं और भूल जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ।